नमस्कार दोस्तों। आज का ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हो हार्वर्ड स्पेंसर से संबंधित दो महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो चलिए बिना देर किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों कि हार्वर्ड स्पेंसर के सामाजिक उद्विकास के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। और अथवा में है दोस्तों कि स्पेंसर के अधिसावयवी के उद्विकास का सिद्धांत का वर्णन करें। यानी कि पहले जो आपको पूछा गया दोस्तों कि जो स्पेंसर थे उनके सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत क्या है इसके बारे में बताएं। और दूसरा में पूछा गया है कि स्पेंसर जो थे उनका अधिसावयवी उद्विकास क्या है इसके बारे में आप सिद्धांत बताएं। अधिसावयवी का मतलब होता है बहुसंख्यक या अधिसंख्यक। किसी भी जनजातीय समूह में मान लो वहां पर जनजातियों की संख्या अधिक है और वह जो है एक अलग समूह है। तो जहाँ पर जनजातियों की संख्या अधिक है, जो एक अलग जनजाति समूह है, उसी को जो है अधिसावयवी कहा जाता है। तो पहले हम लोग देखेंगे कि हार्वर्ड स्पेंसर के सामाजिक उद्विकास सिद्धांत क्या है। उसके बाद जो है हम लोग सेकेंड वाला प्रश्न देखेंगे कि स्पेंसर के अधिसावयवी उद्विकास का क्या सिद्धांत है। सबसे पहले दोस्तों आपको परिचय देना है। हार्वर्ड स्पेंसर का जो है जन्म 27 अप्रैल 1820 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड के एक शहर है जिसका नाम है डार्बी। तो इंग्लैंड के डार्बी में हुआ था। यह जो है एक प्रमुख दार्शनिक थे, समाजशास्त्री थे। हार्वर्ड स्पेंसर के बारे में कहा जाता है दोस्तों कि यह जो है एक प्रमुख समाजशास्त्री थे, एक दार्शनिक थे जिन्होंने बहुत सारे पुस्तकों को लिखा है। उनमें से जो इनका सबसे प्रमुख पुस्तक है दोस्तों वो है सोशल स्टैटिक्स जो 1850 में प्रकाशित हुआ, और एक है सिंथेटिक्स फिलोसफी जो 1858 में प्रकाशित हुआ। तो जो सिंथेटिक्स फिलोसफी है दोस्तों इसमें बहुत सारे भाग बांटा गया है और इसके भागों में अलग अलग विचारधाराएं दी गई है। और इस योजना के अंतर्गत जो है उन्होंने कई ग्रंथ प्रकाशित किए, जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र का क्या प्रिंसिपल है उसके बारे में बताया है। इसके अलावा प्रिंसिपल्स ऑफ इथिक्स यानी नैतिकता से संबंधित क्या सिद्धांत है उसके बारे में बताया है कि मनुष्य को नैतिक मूल्यों पर चलना चाहिए समाज में। तो इन सभी के बारे में इन्होंने बताने का प्रयास किया है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट बनाना है कि हार्वर्ड स्पेंसर का सामाजिक उद्विकास सिद्धांत। आपको जो क्वेश्चंस में पूछा गया पहले उसका हेडिंग बनाना है आपको। हार्वर्ड स्पेंसर का जो सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत है दोस्तों कुछ बिंदुओं के द्वारा समझा जा सकता है जो इस प्रकार से है। पहला जो है वो है समाज का विकास। इन्होंने समाज के विकास के बारे में क्या कहा है? हार्वर्ड स्पेंसर ने कहा है कि जो सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत है वह यह बताने का प्रयास करता है कि समाज भी जो है जीवित प्राणियों की तरह है, समय के साथ विकसित होता है। इन्होंने यह बताने का प्रयास किया है कि जो समाज है वो जीवित प्राणियों की तरह है। जीवित प्राणी का मतलब यहाँ पर पेड़ पौधा, मनुष्य, जीव जंतु सभी के बारे में कहा है। तो जिस प्रकार से मनुष्य बड़ा होता है, जिस प्रकार से जीव जंतु बड़ा होता है, उसी प्रकार से समय के साथ ही समाज का विकास होता है। अचानक से समाज का विकास नहीं होता है, वही यहाँ पर इन्होंने बताने का प्रयास किया है। शुरुआत में समाज सरल और अव्यवस्थित होता था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है समाज में बदलाव आते जाता है और यह जो है धीरे धीरे और अधिक जटिल हो जाता है और अधिक संगठित हो जाता है। इन्होंने यह बताने का प्रयास किया है कि शुरुआती दौर में जब होमोसेपियंस के रूप में बंदर था तो वो जो है असभ्य रूप से जीवन बिताते थे, उनके बीच जो है संगठन नहीं होता था। ऐसी स्थिति में जो है धीरे धीरे समय के साथ बदलाव आता गया और जैसे जैसे समय बीतता गया समाज में बदलाव आता गया, वैसे वैसे सामाजिक समूह बनता गया, संगठित होते गया। और जब सामाजिक समूह बना तो वहां पर परिवार रहने लगा, वहां पर अलग अलग समुदाय रहने लगा। इस प्रकार से सभी लोग संगठित हो गया। इस प्रकार से समाज का विकास एक निरंतर और जटिल प्रक्रिया के साथ होती है जो इसमें समय लगता है। इस प्रकार से दोस्तों समाज का विकास अचानक से नहीं हो जाता है। आज से हजारों साल पहले की बात करें उस समय जो सामाजिक विकास था उसके तुलना में अभी का जो सामाजिक विकास है उनमें अंतर है। वही कहा है इन्होंने कि सामाजिक विकास निरंतर होती है, अचानक से नहीं होता है। दूसरा पॉइंट आपको बनाना है अस्तित्व की लड़ाई। अस्तित्व की लड़ाई के मतलब क्या है कि समाज में वो लोग आगे बढ़ जाते हैं जो योग्य होते हैं, जिनके पास क्षमता होती है, और वो लोग जो है समाज में आगे नहीं बढ़ पाता है जिसके अंदर क्षमता नहीं होता है। वही जो है हार्वर्ड स्पेंसर ने कहा है कि अस्तित्व की लड़ाई का सिद्धांत बताता है कि समाज में जीवित प्राणियों की तरह संघर्ष होता है। यानी समाज में जो है जीवित प्राणियों की तरह संघर्ष होता है। अब जंगल की बात करते हो तो जंगल में वही जीव जंतु जीवित रहता है जो सबसे शक्तिशाली है, और जो कमजोर है उसका अंत हो जाता है। उसी प्रकार समाज में जो व्यक्ति सबसे शक्तिशाली है, योग्य है, जिसके पास क्षमता है, वही समाज में आगे बढ़ सकता है। जिसके पास कोई क्षमता नहीं है वो अंततः जो है
समाज में कुछ बड़ा नहीं कर पाता है, उनका अंत हो जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार जो लोग अधिक सक्षम और योग्य होते हैं वो समाज में आगे बढ़ते हैं और सफल हो जाते हैं, जबकि जो कमजोर लोग होते हैं वो पीछे रह जाते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि समाज में जो है वही लोग आगे बढ़ेंगे जिसके पास क्षमता है, योग्यता है, और जिसके पास क्षमता और योग्यता नहीं है वो आगे नहीं बढ़ सकता है, समाज में वो सफल नहीं हो सकता है। तीसरा जो आपको पॉइंट बनाना है वो है प्राकृतिक चयन। प्राकृतिक चयन का मतलब क्या है? स्पेंसर के अनुसार समाज में भी प्राकृतिक चयन की प्रक्रिया चलती है। समाज में जो प्राकृतिक है, नेचर है, जिस प्रकार से उनका क्रिया संचालन होता है उसी प्रकार से समाज का क्रिया संचालित होती है। कैसे? इसका मतलब यह है कि जो लोग समाज में बदलते हालात के साथ खुद को ढाल लेते हैं वे जीवित रहते हैं, और जो नहीं ढाल पाते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है? इन्होंने यह बताने का प्रयास किया है कि मान लो जब भी पर्यावरण की बात करते हैं तो वहां पर वही जीव जंतु जी पाता है, जीवित रहता है जिसके अनुकूल वो पर्यावरण हो। मान लो मछली है, मछली को आप अगर जंगल में रख दोगे बिना पानी के तो वो मर जाएगा, क्योंकि वो पर्यावरण उनके लिए सुटेबल नहीं है। उसी प्रकार से समाज में वही व्यक्ति आगे बढ़ सकता है जो समय के साथ बदल गया। अगर समय के साथ वो नहीं बदलता है, खुद को नहीं ढालता है, तो वो पीछे रह जाता है। इसीलिए समय के साथ खुद को परिवर्तन करना चाहिए, खुद को बदलना चाहिए। उदाहरण के लिए दोस्तों, चार्ल्स डार्विन का जो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत है उनके अनुसार पर्यावरण में वही जीव जंतु रह सकता है या प्रजनन कर सकता है जो पर्यावरण के अनुकूल हो। जैसे कि हमने आपको भी बताया है, जो जीव जंतु पर्यावरण के अनुकूल नहीं है वह धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से समाज में भी योग्य और सक्षम लोग ही प्रगति करते हैं और समाज में अपनी जगह बनाते हैं। जिस प्रकार से पर्यावरण में वही जीव जंतु जीवित रह पाते हैं जिनके अनुकूल वो पर्यावरण हो, ठीक उसी प्रकार से समाज में वही व्यक्ति आगे बढ़ पाता है जिनके पास क्षमता है, योग्यता है। चौथा है समाज का संतुलन। स्पेंसर का मानना था कि समाज में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। समाज के विभिन्न हिस्से जैसे कि परिवार हो गया, शिक्षा, राजनीतिक, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। दोस्तों, समाज में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। समाज में क्या रहता है? परिवार रहता है, शिक्षा का साधन रहता है, राजनीतिक पार्टियां होती है। ऐसे में जब समाज में परिवार होगा, समूह होगा, तो दो समूहों के बीच टकराव होगा, दो परिवारों के बीच टकराव होगा, दो राजनीतिक पार्टियों के बीच टकराव होगा। और जब इनके बीच टकराव होगा तो कोई उपाय होनी चाहिए ना। अगर आंख के बदले किसी का आंख लिया जाए तो पूरी दुनिया अंधा हो सकता है। इसीलिए यहाँ पर संतुलन बनाए रखना जरूरी है ताकि सभी लोग अपने दायरे में रहते हुए समाज में आगे बढ़े। वही यहाँ पर कहा गया है कि सभी लोग जो है एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। अगर परिवार की बात करें तो एक परिवार के लोग दूसरे पर निर्भर रहता है। अगर शिक्षा की बात करें तो एक जो है व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर निर्भर रहता है। राजनीतिक पार्टियां भी एक दूसरे पर निर्भर होती है, और इस प्रकार से समाज के सभी कार्यों को सुचारू रूप से चलाता है। और जब सभी लोग मिल जाते हैं तभी जो है समाज में बेहतर ढंग से सभी कार्यों को किया जाता है। यदि समाज के किसी हिस्से में असंतुलन होता है तो वह जो है पूरे समाज को प्रभावित करता है और समाज की कार्य क्षमता को बाधित करता है। दोस्तों, ये बात सत्य है कि अगर किसी भी हिस्से में असंतुलन है, जैसे कि भारत का आप एग्जाम्पल ले सकते हो, जब मणिपुर में जो है वायलेंस हुआ तो उस दौरान केवल मणिपुर की समस्या नहीं थी, पूरे भारत की समस्या थी। समझ रहे हो ना? तो उससे जो है पूरे देश को प्रभावित करता है, पूरे देश के कार्यों को बाधित करता है। यही कारण है कि समाज में असंतुलन अगर हो गया है तो उससे पूरे समाज को प्रभावित कर सकता है। इसीलिए इसका उपाय क्या है? इसका उपाय है संतुलन बनाए रखना समाज में। इसीलिए दोस्तों, समाज के सभी हिस्सों का जो है संतुलन और सामंजस्य होना बहुत जरूरी है ताकि संपूर्ण समाज का विकास हो सके और स्थिरता बनी रहे। अगर पूरे समाज में संतुलन नहीं है, सामंजस्य नहीं है, सामंजस्य का मतलब एक दूसरे के प्रति जुड़ाव होना, तो ऐसे स्थिति में हमारा समाज का विकास नहीं हो सकता है, स्थिरता बनी नहीं रह सकती है। और अंत में आपको निष्कर्ष लिख देना इस प्रकार से, हार्वर्ड स्पेंसर का सामाजिक उद्विकास का जो सिद्धांत है, समाज के विकास, अस्तित्व की लड़ाई, प्राकृतिक चयन, संगठन और संतुलन पर आधारित है। यह सिद्धांत बताता है कि समाज भी जीवित प्राणियों की तरह विकसित होता है और इसमें भी बदलाव और विकास की प्रक्रिया चलती रहती है। इस प्रकार से जो पहला क्वेश्चन था स्पेंसर के सामाजिक उद्विकास वो कंप्लीट हुआ। अब इसमें जो आठवां पूछा गया स्पेंसर के अधिसावयवी उद्विकास के सिद्धांत, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। दोस्तों, हमने आप लोगों को थोड़ा सा जल्दी समझाने का प्रयास किया क्योंकि हम लोगों को यहाँ पर 2 प्रश्न डिस्कस करने हैं। ऐसे में अगर बहुत स्लो आपको बताऊंगा तो ये वीडियो 30 से 40 मिनट जा सकता है। इसीलिए थोड़ा सा आपको बेहतर ढंग से समझाते हुए थोड़ा सा जल्दी बताने का प्रयास किया है, क्योंकि आज के समय में स्टूडेंट के पास उतना पेशेंस नहीं होता है कि वो
40 से 50 मिनट तक वीडियो देखें। इसीलिए कम समय में आपको अधिक जानकारी देने का प्रयास करता हूं दोस्तों। और अथवा में जो प्रश्न है, स्पेंसर के अधिसावयवी उद्विकास का सिद्धांत का वर्णन करें। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देना है। और जैसे कि हमने आपको बताया कि जो अधिसावयवी है उसका अर्थ होता है अधिसंख्यक या बहुसंख्यक। अधिसंख्यक मतलब संख्या में अधिक, बहुसंख्यक मतलब किसी खास क्षेत्र में उस जाति के लोगों की संख्या अधिक होना। यह शब्द जो है उन लोगों या समूहों के लिए उपयोग किया जाता है जो किसी विशेष क्षेत्र या समाज में संख्या में अधिक होता है। यानी कि बहुसंख्यक उस लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है जो किसी खास क्षेत्र में किसी खास समुदायों में रहता है और उनकी संख्या दूसरे जातियों की तुलना में अधिक है। उदाहरण के लिए दोस्तों, यदि किसी क्षेत्र में एक विशेष जाति या समुदाय के लोग संख्या में अधिक है तो उन्हें अधिसावयवी कहा जाता है। तो ये आपका क्लियर हो चुका होगा कि अधिसावयवी क्या होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि स्पेंसर ने जो है अधिसावयवी के क्या सिद्धांत दिए थे। इसीलिए आपको नेक्स्ट हेडिंग बनाना है स्पेंसर के अधिसावयवी उद्विकास का सिद्धांत। हर्बर्ट स्पेंसर ने जो है समाज के विकास को भौतिक और प्राणी शास्त्रीय उद्विकास के नियमों के आधार पर समझाया है। स्पेंसर ने समाज को कैसे समझाया है, तो जिस प्रकार से जीव जंतु समाज में विकास करता है धीरे धीरे, उसी प्रकार से समाज का विकास धीरे धीरे होता है, अचानक से नहीं होता है। उन्होंने कहा है कि जैसे भौतिक पदार्थ में बदलाव होता है वैसे भी समाज में धीरे धीरे बदलाव होता है, लेकिन उनका संतुलन बना रहना बहुत जरूरी होता है। समाज में बदलाव धीरे धीरे होगा लेकिन संतुलन बनाए रहना बहुत जरूरी है। अगर समाज में बदलाव होगा लेकिन संतुलन नहीं है तो ऐसे में समाज का जो व्यवस्था है बेहतर ढंग से संचालित नहीं हो सकती है। स्पेंसर ने दो मुख्य नियम बताए हैं। जो पहला नियम है वो है सरलता से जटिलता, यानी समाज जो पहले था वो काफी सरल था, इतना ज्यादा व्यक्तियों के अंदर अंतर्द्वंद नहीं था, इतना ज्यादा जो है मन में शंका नहीं थी कि लाइफ में क्या करना है, उनका क्या उद्देश्य है। अभी बहुत ज्यादा शंका है, लेकिन आज से 1000 साल पहले मनुष्यों के अंदर जो है ये भावनाएं नहीं आती थी कि मुझे IAS टॉपर बनना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। उसके मन में अंतर्द्वंद उतना ज्यादा नहीं होता था जितना आज हो रहा है समाज में। और आज जितना समाज में संघर्ष हो रहा है उतना 1000 साल पहले नहीं था, 2000 साल पहले। अब समझ रहे हो ना। तो इसी प्रकार से समाज पहले सरल था लेकिन धीरे धीरे जटिलता की ओर बढ़ते गया। जैसे जैसे समय का परिवर्तन हुआ वैसे वैसे जिसमें समाज सरल से जटिल संरचना की ओर बढ़ता है। और जो दूसरा है इसका सिद्धांत वो है योग्यतम का अतिजीवन, यानी कि समाज में जो योग्य व्यक्ति है, योग्य प्राणी है, वही यहाँ पर रह सकता है। और जिसके अनुसार पर्यावरण नहीं है, जिसके अनुकूल समाज नहीं है, वो यहाँ पर जीवित नहीं रह सकता। जैसे कि मैंने आपको पीछे समझाया भी था कि समाज में वही व्यक्ति आगे बढ़ सकता है जिनके अंदर क्षमता है, योग्यता है, और जिसके अंदर क्षमता और योग्यता नहीं है वो समाज में आगे नहीं बढ़ सकता है। ठीक उसी प्रकार से इन्होंने जीवों का सिद्धांत लेकर समझाया है कि जीव जंतु पर्यावरण में वही टिक पाएगा, वही जीवित रहेगा जिसके पास जीवित रहने का क्षमता है, जिसके अनुकूल जो है वह पर्यावरण हो। तो इस प्रकार से इन्होंने सामाजिक विकास के जो प्रकृति है उसको स्पष्ट करने का प्रयास किया है। उसके बाद दोस्तों हम लोग जानते हैं कि अधिसावयवी विकास के क्या विशेषताएं हैं। स्पेंसर ने यह बताने का प्रयास किया है दोस्तों कि प्रारंभिक युग में समाज बहुत सरल और असंगठित था, जिसमें लोग खाने की तलाश में घूमते थे और गुफाओं में रहते थे। यानी जब मानव की शुरुआत हुई तो उस दौरान उनके लिए जो है समाज बहुत सरल था। सरल इसलिए था कि उस समय लोग असंगठित रूप से रहते थे, समूह बनाकर नहीं रहते थे, अलग अलग जगह पर घूमते थे, खाना की तलाश में इधर उधर भटकते थे, गुफाओं में रहते थे, वहीं पर सोते थे। लेकिन धीरे धीरे समाज ने 4 स्तरों से गुजरते हुए विकास किया। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, परिवर्तन हुआ, समाज में जो है लोग संगठन बनाकर रहने लगे। जब फैमिली के रूप में रहने लगे तो धीरे धीरे समुदाय बना, बहुत सारी फैमिली मिलकर, समुदाय से गांव बना, गांव से जिला बना, समझ रहे हो ना। इसी प्रकार से राज्य बने, देश बना, और धीरे धीरे सभी जुड़ते गए। यही कारण है कि समाज पहले की तुलना में आज काफी जटिल हो चुकी है। सरल समाज, संश्लिष्ट समाज, दोहरे संश्लिष्ट समाज और त्रिसंश्लिष्ट समाज, इन 4 आधारों पर समाज ने विकास किया। और इस प्रकार से समाज की जो संरचना है वो अधिक जटिल और संगठित होती गई, जिसमें केंद्रीय शक्ति, राजनीतिक संगठन और राज्य का निर्माण हुआ। इस प्रकार से समाज जो है सरलता से जटिलता की ओर विकसित हुआ। यानी कि जैसे जैसे समाज में बदलाव आया, परिवर्तन हुआ, परिवार बना, परिवार से संगठन बना, संगठन से समुदाय बना, समुदाय से गांव बना, फिर जिले बने, राज्य बने और फिर देश बना। और इस प्रकार से जब देश बना तो वहां पर राजनीतिक पार्टियां बनी और इस प्रकार से समाज का संचालन हो रहा है।
नेक्स्ट हेडिंग आपको बनाना है स्पेंसर का प्रथम सिद्धांत, यानी स्पेंसर ने जो है अधिसावयवी में क्या सिद्धांत दिया है। तो उसमें दो सिद्धांत दिया है। पहला सिद्धांत में हम लोग देखते हैं कुछ बिंदुओं द्वारा। पहला सिद्धांत में पहला है सरल समाज, यानी कि प्रारंभिक समय में जो है समाज बहुत सरल और असंगठित था। लोग खाने की तलाश में इधर उधर घूमते थे, भटकते थे और गुफाओं में रहते थे। शुरुआती दौर में दोस्तों कपड़े तो बने नहीं थे, तो लोग क्या पहनते थे, तो लोग जो है पत्तों से शरीर को ढकते थे। इसके अलावा जब शिकार करते थे तो पशु के जो है चमड़ा होता था ना, तो चमड़ा से जो है अपना शरीर को ढकने लगे थे। पहले तो वैसे ही घूमता था। ठंड के मौसम ये लोग जो है पत्ता का जो है कपड़ा के रूप में पहनते थे। समाज में कोई नियम नहीं था और सभी लोग जो है समान थे, यानी समाज में जिस प्रकार से भी नियम कानून है, आप उस नियम कानून का उल्लंघन नहीं कर सकते हो। लेकिन उस समय कोई नियम कानून नहीं था, उस समय जो है सभी लोग समाज में समान थे। दूसरा है संश्लिष्ट समाज। संश्लिष्ट का मतलब ये होता है वो आपस में जुड़ जाना। जब कई सरल समाज मिलकर साथ रहने लगे तो संश्लिष्ट समाज बने, यानी कि जब बहुत सारे समुदाय के लोग मिलकर रहने लगे तो ऐसे स्थिति में संश्लिष्ट समाज का निर्माण हुआ। इसमें कई परिवार के लोग समूह एक केंद्रीय शक्ति तथा संगठित हुए जो उनके व्यवहारों को नियंत्रित करती थी, यानी कि यहाँ पर बहुत सारे परिवार के लोग रहने लगे और जब बहुत सारे परिवार मिल गए तो जो है एक सामाजिक समूह बना, और जब समूह बना तो धीरे धीरे जो है एक गांव बना, गांव से जिला बना और इस प्रकार से राज्य बना और देश बना। तो जैसे जैसे समाज में लोग जुड़ते गए वैसे वैसे जो है समाज में लोग संगठित होते चले गए। और यहाँ पर दोस्तों एक समुदाय के लोग इसीलिए वापस में जुड़ पाए क्योंकि उनकी भाषा एक थी, उनकी सांस्कृतिक व्यवस्था एक ही थी, उनका जो है बोलचाल की जो तरीकाएं थी वह तरीका भी एक जैसा था, रहन सहन एक जैसा था। इसीलिए सभी लोग जो है एक समुदाय कहलाए और यही कारण है कि एक समुदाय में लोगों के अंदर जो है अपना का भाव होता है। यही कारण है कि समुदाय में लोग जुड़े रहते हैं। तीसरा है दोहरे संश्लिष्ट समाज। जब कई संश्लिष्ट समाज मिलकर बड़े दल बने तो उनकी जटिलता बढ़ गई। इसमें जो है एक स्पष्ट रूप से राजनीतिक संगठन का विकसित हुआ और व्यक्तियों और समूहों की स्थिति में परिवर्तन आया, यानी कि धीरे धीरे जब समाज बना तो समाज में बहुत सारे समुदाय के लोग रहने लगे। और भौगोलिक जो क्षेत्र था दोस्तों, भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर बहुत सारे राजा हुए जो यह दावा करते थे कि इस क्षेत्र में हमारा अधिकार है, उस क्षेत्र पर उस राजा का अधिकार है। तो भौगोलिक क्षेत्र में जितने भी लोग होते थे उनके बीच सामूहिक भावना होती थी। यही कारण है कि धीरे धीरे जब सामूहिकता की भावना दूर होने लगी तब जो है राज्य के रूप में विकसित हुआ, और राज्य के रूप में जब विकसित हुआ तो धीरे धीरे देश बना और देश में बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हुई और अंततः इस प्रकार से राजनीतिक पार्टियों द्वारा समाज में हर व्यवस्थाओं को चलाया जाता है, उनको नियंत्रण में रखा जाता है। और चौथा है त्रिसंश्लिष्ट समाज। अंत में दोहरे संश्लिष्ट समाज मिलकर राज्य बने। जैसे कि हमने आपको बताया है कि बहुत सारे समुदाय से मिलकर एक गांव बने, फिर एक गांव से एक जिला बना, एक जिला से जो है एक राज्य बना। यह जो व्यवस्था है त्रिसंश्लिष्ट समाज, यह वर्तमान समय का व्यवस्था है जिसमें स्पष्ट रूप से जो है सभी लोगों की प्रभुसत्ता है, सांस्कृतिक और अर्थव्यवस्था भी होती है। प्रभुसत्ता का मतलब है सभी लोग जो है स्वतंत्र है, सभी लोगों को जो है स्वतंत्र रूप से सभी कार्यों को करने का अधिकार है। यहाँ पर जो संस्कृति है उन संस्कृति का जो है सभी लोग पालन करते हैं। यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है सभी लोगों की अर्थव्यवस्था मानी जाती है। उसके बाद दोस्तों स्पेंसर का जो दूसरा सिद्धांत था उसको हम लोग समझते हैं। इसका दूसरा सिद्धांत जो था वो था योग्यतम का अति जीवन, यानी कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो यहाँ पर सबसे फिट है वही यहाँ पर जो है टिक सकेगा, यहाँ पर जीवित रहेगा। जो योग्य नहीं है, जिसके पास क्षमता नहीं है, उनका समाप्त होना तय है। स्पेंसर ने यह बताने का प्रयास किया है कि सामाजिक विकास के सिद्धांत में कहा गया है कि समाज में केवल वही लोग जीवित रहते हैं जो सबसे योग्य होते हैं, जिसे उन्होंने योग्यतम का अति जीवन कहा। यानी कि इन्होंने योग्यतम का अति जीवन के सिद्धांत के आधार पर यह बताने का प्रयास किया है कि समाज में वही व्यक्ति टिक पाएगा, वही व्यक्ति समाज में आगे बढ़ पाएगा जो सबसे योग्य होगा। दूसरी बात उन्होंने कहा है कि डार्विन के विचारों से प्रेरित होकर बताया है कि जो शारीरिक रूप से कमजोर है और सामाजिक मापदंडों के अनुकूल नहीं है वो लोग जो है समाज में जीवित नहीं रह पाते हैं। यानी कि समाज में जो व्यवस्थाएं बनाई गई है दोस्तों, उस व्यवस्थाओं के अंदर आप अगर फिट नहीं हो पा रहे हो तो ऐसे में जो है आपका अंत होना तय है। इसीलिए सबसे बेहतर तरीका जो है वो ये है कि समाज में जो व्यवस्थाएं बनाई गई है आप उस व्यवस्थाओं के अनुरूप खुद को ढाल ले, तभी वहां पर आप जीवित रह सकते हो।
तीसरा पॉइंट है दोस्तों कि स्पेंसर का यह मानना था कि राज्य को योग्य लोगों की दशाओं में सुधारने के लिए हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, बल्कि लोगों को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए ताकि जो है वह अपने अनुसार कार्य कर सके और फिर इस प्रकार से अपने हितों की प्राप्ति कर सके। यहाँ पर है ना दोस्तों कि स्वतंत्र रूप से जो है सभी व्यक्ति को अपने हितों के अनुसार कार्य करने देना चाहिए। ये काफी महत्वपूर्ण बिंदु है। यहाँ पर आपको ये समझना है कि समाज में सभी लोगों को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए ताकि वह जो है अपने अनुसार समाज में आगे बढ़ सके। अगर राज्य के सरकार ये हर चीज तय करेगी कि आप क्या करोगे, तो ऐसे में जो समाज में व्यक्ति रहता है वह तो कभी भी आगे बढ़ नहीं सकेगा, उनके अंदर योग्यता आएगी ही नहीं, उनके अंदर जो है क्षमताएं आएगी नहीं। इसलिए सभी व्यक्तियों को समाज में खुला छोड़ देना चाहिए, स्वतंत्र कर देना चाहिए ताकि वह अपने अनुरूप अपने अनुसार कोई कार्य कर सके जिससे समाज का विकास हो। यहाँ पर स्वतंत्र छोड़ने का मतलब कतई नहीं है सबको जो है कानून का उल्लंघन करने का अवसर दिया जाए, नहीं, कानून उल्लंघन करने की बात नहीं है। समाज में जो कानून होनी चाहिए वो कानून रहे, लेकिन व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप ना करे और लोगों को यह आजादी दे कि वह जैसा चाहे जो चाहे लाइफ में करे, तभी जो है समाज विकास कर पाएगा और व्यक्ति का व्यक्तित्व बन पाएगा। चौथा बिंदु है कि उन्होंने यह भी कहा है कि समाज का विकास एक निश्चित रेखा में नहीं होता, बल्कि यह विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। उदाहरण के लिए मेसोपोटामिया के लोगों ने लोहे का आविष्कार कर दुनिया के बड़े हिस्सों पर अधिकार कर लिया, जबकि जो समाज समय के अनुसार नहीं बदल सका उनकी संस्कृति नष्ट हो गई। अनिश बिंदु के द्वारा यह बताने का प्रयास किया गया है कि समाज में लोगों को अपने परिस्थितियों के अनुसार खुद को बदलना चाहिए। अगर वह अपने परिस्थितियों के अनुसार खुद को नहीं बदल पा रहा है तो समाज में वो कभी भी आगे बढ़ ही नहीं सकेगा, समाज में उसका अंत होना तय है। और उदाहरण के तौर पर यह समझाने का प्रयास किया है कि जो मेसोपोटामिया सभ्यता था जिसने सबसे पहले जो है लोहे का आविष्कार कर लिया और लोहे का आविष्कार करके उन्होंने बहुत सारे हथियार बनाए और उस हथियार के माध्यम से पूरे दुनिया पर जो है अधिकार कर लिया। और जिन लोगों ने मेसोपोटामिया की तरह लोहे की खोज नहीं कर पाई वह समाज में पीछे रह गया, और समाज में पीछे रह गया इसलिए वह बहुत सारे देशों का गुलाम रहा, बहुत सारे देशों ने उनका शोषण किया, जैसे कि भारत का ब्रिटिश ने शोषण किया। वही यहाँ पर बताने का प्रयास किया गया है कि समाज में परिस्थितियों के अनुसार आपको बदलना चाहिए। अगर आप अपने परिस्थितियों के अनुसार नहीं बदलते हो तो समाज में आपका अंत होना तय है। तो ये सभी जो बिंदु है दोस्तों आपको बहुत बड़ी सीख देती है। आप अगर इसका पालन करते हो तो आप जो है समाज में बहुत आगे बढ़ सकते हो। पांचवा है वो है इस प्रकार से समाज का विकास प्राकृतिक और सामाजिक अनुकूलन के अनुसार होता है और इसे सामाजिक प्रगति नहीं बल्कि उद्विकासीय परिवर्तन कहा जाना चाहिए। यानी इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि समाज में जो परिवर्तन हो रहा है वह जो है एक अनुकूल व्यक्ति के लिए नहीं है। इस प्रकार से यहाँ पर यह बताने का प्रयास किया गया है दोस्तों कि समाज में जैसे परिस्थितियां बदल रही है खुद को बदल डालो, वरना जो है आपका यहाँ पर कोई स्थान ही नहीं रहेगा। परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालो, खुद को बदलो, तभी समाज में आपका अस्तित्व रहेगा, तभी समाज में आप प्रगति कर सकोगे। इस प्रकार से यहाँ पर समाप्त होता है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। आपको अगर मेजर पेपर 6 के सभी क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट करें, और दोस्तों चाहे आप लाइक और सब्सक्राइब ना भी करो तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दें ताकि उनकी भी सहायता हो सके। दोस्तों एग्जाम के समय में जो है स्टूडेंट को अगर अच्छा कंटेंट नहीं मिल पाता है तो वो समझ नहीं पाता है, और मेरा पूरा उद्देश्य यही है कि आप लोगों को बिल्कुल आसान से आसान शब्दों में समझा दूं ताकि आपको रटने की आवश्यकता ना पड़े दोस्तों। तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।